है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा कथन सही है। तो सही कथन बताना, आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, कितने मार्क्स ला पाते हैं। पेपर बिल्कुल प्रॉपर पैटर्न में मिलेगा आपको, जैसे यूकेएसएससी बनाएगा। कुछ क्वेश्चन हमने काफी कवर किए हैं जिस टाइप का यूकेएसएससी का पैटर्न रहता है। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यूजीसी विश्वविद्यालयों की वित्तीय सहायता प्रदान करता है, सही है। एनसीटीई शिक्षकों की योग्यता निर्धारित करता है, और एनसीईआरटी के बारे में कहा गया है कि विद्यालयों के पाठ्यक्रम तैयार करता है, और केबीएस जो है ये नवोदय विद्यालयों का प्रबंधन करता है। तो देखिए आप देख सकते हैं, पहला बिल्कुल सही है, दूसरा सही है, तीसरा भी सही है। केबीएस नवोदय का क्यों करेगा, वो तो केंद्रीय विद्यालय का प्रबंधन करता है। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3 जो है वो सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व विद्यालय प्रशासन का एक महत्वपूर्ण भाग है। विद्यालय जो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन है, इसका महत्वपूर्ण भाग कौन सा होगा। तो यहाँ पर देखिए, शिक्षण प्रक्रिया, खेल गतिविधियां, ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं। सही आंसर आपका वित्तीय योजना होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब हमारे पास असर्शन एंड रीजन वाला क्वेश्चन है। आपके पास असर्शन दिया गया है, असर्शन दिया गया है विद्यालय में योजना बनाना आवश्यक होता है, और रीजन दिया गया है यह संसाधनों का उचित उपयोग सुनिश्चित करता है। तो यहाँ पर देखिए सही आंसर हो जाएगा। देखिए पहला कथन सही है, योजना बनाना आवश्यक होता है और संसाधनों का सही उपयोग हो इसीलिए योजनाएं बनाई जाती हैं। तो ए और आर दोनों सही है, और आर जो है वो कथन ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में किस योजना के तहत छात्रों को मुफ्त पाठ्य पुस्तकें प्रदान की जाती हैं। तो मुफ्त पाठ्य पुस्तकें जो प्रदान की जाती हैं, यह आपका सर्व शिक्षा अभियान के तहत प्रदान की जाती हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, फिर से असर्शन एंड रीजन वाला क्वेश्चन है कि शिक्षकों की अनुपस्थिति स्कूल के प्रदर्शन को प्रभावित करती है। बिल्कुल सही बात है, अगर शिक्षक एब्सेंट रहेंगे तो स्कूल की जो प्रदर्शन है, परफॉर्मेंस है, वो प्रभावित होगा। और कारण दिया गया है कि शिक्षक उपस्थित रहते हुए भी अनुशासन का पालन नहीं करते हैं। देखिए ये पॉसिबिलिटी है, ये हम एकदम से नहीं कर सकते हैं हर शिक्षक के बारे में कि उपस्थित रहते हुए भी वो अनुशासन का पालन नहीं करते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि हर शिक्षक के बारे में हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि विद्यालय में उपस्थित रहते हुए भी वो अनुशासन का पालन नहीं करते हैं, इसलिए न तो ये कथन ए की सही व्याख्या है और ना ही सही कथन है। तो हम कह सकते हैं कि ए कथन सही है और आर जो है इसका गलत है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, विद्यालय के प्रबंधन में प्रधानाध्यापक की क्या भूमिका होती है। तो प्रिंसिपल जो हमारा होता है उसकी भूमिका क्या होती है। शिक्षक नियुक्त करने की होती है, छात्र अनुशासन बनाए रखने की भी होती है, शैक्षिक कार्यक्रमों की योजना बनाने की भी होती है। तो सभी सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, फिर से आपके पास कथन दिए गए हैं, कौन सा कथन गलत है। अब ध्यान से देखना है कि पूछा क्या है। कथन गलत है, एग्जाम में ऐसी गलतियां नहीं करनी है कि एग्जाम में ये जरूर देखना है कि पूछा क्या है। सही है, सही नहीं है, गलत है, गलत नहीं है। तो स्टेटमेंट है पहला, एससीईआरटी जो है राज्य स्तर पर शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए उत्तरदायी है, ये बिल्कुल सही कथन है। डाइट जो है जिला स्तर पर शिक्षक प्रशिक्षण प्रदान करता है, ये भी सही है। सीएबीई एक सलाहकार बोर्ड है, सीएबीई जो है आपका ये सलाहकार बोर्ड है। ये सारे संगठन हमने पढ़े हैं, यूनिट 5 को बहुत डिटेल में पढ़ाया गया है। तो आप लोग अगर जो भी थ्योरी सेक्शन से जुड़े हैं वो लोग रिवीजन जरूर कर लिया करें। तो सीएबी हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, डाइट अच्छे से पढ़ा है, एससीईआरटी अच्छे से पढ़ा है, आप क्वेश्चन आसानी से कर पाओगे। एनवीएस भी अच्छे से पढ़ा है, और एनवीएस के बारे में स्टेटमेंट दिया गया है कि केवल बालिका विद्यालयों का प्रबंधन करता है, और ये बिल्कुल गलत है क्योंकि एनवीएस केवल, क्योंकि नवोदय विद्यालय संगठन की बात है और ये ग्रामीण बालकों के विकास के लिए बनाया गया है एनवीएस, और ये केवल बालिका विद्यालयों का प्रबंधन नहीं करता बल्कि बालक भी इनके तहत आते हैं। यानी जो फोर्थ वाला स्टेटमेंट है, डी चौथा वाला, वो गलत है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक प्रधानाध्यापक को विद्यालय में नेतृत्व प्रदान के लिए कौन सा कौशल सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा, लीडरशिप स्किल होगी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, उत्तराखंड में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का उद्देश्य क्या है। जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है जिसके उद्देश्य हमने बहुत डिटेल में डिस्कस करे हैं। सही आंसर आपका हो जाएगा ग्रामीण क्षेत्रों में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना जो है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का उद्देश्य है। हमने डिटेल में पढ़ा था उत्तराखंड में कितने बालिका विद्यालय हैं, वो भी पढ़े हैं। थ्योरी सेक्शन जरूर देख लीजिए। और जो लोग अभी वीडियो देख रहे हैं और आप लोग महंगी कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो आप लोग हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। आपके पास 1 मंथ का लगभग टाइम है। आप 1 मंथ के अंदर अगर ये कैपेसिटी रखते हैं कि आप सारे वीडियोस देख पाओगे, पूरा कोर्स कवर कर पाओगे, या आपका कोई सेक्शन छूट गया है, नहीं देख पाए हैं, तो आपके पास पूरा कोर्स अपडेटेड मिलेगा, अपलोडेड मिलेगा, आप उसको कहीं से भी देख सकते हैं।
खासकर ऐसे लोग जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, ऐसे लोगों के लिए ही हमारा कोर्स विशेषकर है। जो अफोर्ड कर पाते हैं, अच्छी कोचिंग ले रहे हैं, उनको उनको मैं कोई भी नहीं कहूँगा कि आप लोग भी ज्वाइन कीजिए। आप अच्छी कोचिंग ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं उनको वो ज़रूर जुड़े, उनको बहुत फ़ायदा होगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो किसे विद्यालय के अनुशासन का प्रबंधन करना होता है? तो ये तो आसान हो गया, प्रधानाध्यापक को करना होता है। फिर से असर्शन एंड रीजन है, थोड़ा सा टकटकी लगाकर देखिएगा, ध्यान से सुनिए क्वेश्चन को। विद्यालय में शिक्षण गुणवत्ता में सुधार के लिए शिक्षक प्रशिक्षण आवश्यक है। तो शिक्षण यानी टीचिंग जो क्वालिटी है उसको बढ़ाने के लिए शिक्षक प्रशिक्षण आवश्यक होता है। प्रशिक्षित शिक्षक छात्रों को बेहतर शिक्षा प्रदान करते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जब प्रशिक्षित शिक्षक होगा तो वही बेहतर शिक्षा प्रदान करते हैं। ए और आर दोनों सही है और आर जो है वो एक ही सही व्याख्या भी कर रहा है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, विद्यालय में निर्णय लेने की प्रक्रिया किस पर निर्भर करती है? यानी जो डिसीजन लेने की प्रोसेस है वो किस पर डिपेंड करेगा? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन कर दिया गया है। विद्यालय के उद्देश्यों और नीतियों पर। अब देखिए जिस तरह के विद्यालय के उद्देश्य होंगे, जिस तरह के विद्यालय की नीतियां होंगी, उसी हिसाब से वहां पर निर्णय प्रक्रिया ली जाएगी, निर्णय लिए जाएंगे। तो ये डिपेंड करेगा विद्यालय के क्या उद्देश्य है, क्या एम्स को लेकर चल रहा है और किस तरह की वो पॉलिसीज को लेकर चलता है। तो ये ध्यान में रखने वाली बातें होंगी। यहाँ पर हमें गलत कथन चुनना है। एनसीईआरटी पाठ्यक्रम तैयार करता है, सही है। एससीईआरटी राज्य स्तर पर शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए उत्तरदायी है, ये भी सही है। केवीएस जो है ये केंद्रीय विद्यालयों का प्रबंधन करता है, ये भी सही है। और एनवीएस केवल बालिका विद्यालयों, ये आपका गलत हो जाएगा। केवल बालिका विद्यालयों का प्रबंधन नहीं करता है, ये सभी का प्रबंधन करता है। एनवीएस में केवल बालिकाएं नहीं आती हैं। नवोदय विद्यालय ग्रामीण जो बालक होते हैं, ग्रामीण छात्रों के विकास के लिए कार्य करता है। विद्यालय में योजना बनाने का पहला चरण, तो सबसे पहला स्टेप किसी भी योजना का होता है लक्ष्य निर्धारित करना। फिर से असर्शन रीजन है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना केवल बालिकाओं के लिए है, जो कि बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। यह योजना बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है और कारण इसका है कि यह बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। तो आर एक ही सही व्याख्या भी कर रहा है और स्टेटमेंट दोनों सही है। विद्यालय में अनुशासन बनाए रखने के लिए कौन सा तरीका सबसे प्रभावी हो सकता है? अगर इनमें से देखा जाए तो कठोर सजा देना, छात्रों को सलाह देना, इनमें से जो सबसे प्रभावी तरीका होगा वो नियम और दिशा निर्देश निर्धारित करना होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन हमें चुनना है। यूजीसी उच्च शिक्षा संस्थानों की गुणवत्ता सुनिश्चित करता है, जो कि बिल्कुल सही है। एनसीटीई विद्यालयी शिक्षा को नियमित करता है। एनसीटीई विद्यालयी शिक्षा को नियमित नहीं करता है, ये शिक्षक शिक्षा को नियमित करता है, टीचर एजुकेशन को नियमित करता है। आपके लिए आज का पहला क्वेश्चन यही से है। आप बताइए एनसीटीई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये आपके लिए आज का पहला क्वेश्चन है, जरूर आंसर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला स्टेटमेंट है, आरसीआई दिव्यांगता क्षेत्र में पेशेवरों की शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए उत्तरदायी है, सही है। सीएबीई शिक्षा नीति पर सलाह देने का कार्य करता है। तो बाकी सब सही है। आपका स्टेटमेंट जो है एनसीटीई वाला गलत है, यानी 1, 3 और 4 आपका सही हो जाएगा। एनसीटीई का एस्टेब्लिशमेंट ईयर आपको बताना है। विद्यालय में शिक्षण प्रक्रिया की निगरानी के लिए कौन उत्तरदायी होता है? तो निगरानी का काम किसका है? प्रधानाचार्य का है। हमने प्रधानाचार्य वाले टॉपिक में पढ़ा है थ्योरी सेक्शन में। तो आप लोग चाहें तो जिसको नीड है अभी वो थ्योरी सेक्शन हमारा ज्वाइन कर सकता है, जिसे लगता है कि वो महंगी कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पा रहा है और उसका कोर्स भी कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। तो हमारे कोर्स में आपको पूरा कंटेंट अवेलेबल मिलेगा, यूनिट 1 टू लेकर यूनिट 5 तक, और यूनिट 2 और 5 तो इतना डिटेल में मिलेगा कि रिवीजन वीडियो तक आपको साथ में मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सीएबी विदेश नीति की सलाह, ये हमने अभी डिस्कस किया, ये विदेश नीति पे नहीं शिक्षा नीति पे सलाह देने का कार्य करता है। दूसरा स्टेटमेंट है, सीएबी को एक बार भंग किया गया था, ये सही है। 1921 में इसका एस्टेब्लिशमेंट होता है और ये अगले 2 साल में 1923 में इसे भंग कर दिया जाता है और 1935 में इसकी पुनः स्थापना की जाती है। तो ये बातें थोड़ा ध्यान रखना सीएबी के बारे में। काउंसिल ऑफ एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, जो सलाहकार बोर्ड है, शिक्षा सलाहकार बोर्ड इसको कहा जाता है वैसे। तो ये आपको ध्यान रखना है। और सीएबी विदेश नीति पे नहीं शिक्षा नीति पे सलाह देता है, यानी आपका स्टेटमेंट ए गलत है और आर जो है वो सही है। अगला देखिए, शिक्षा में मानव संसाधन प्रबंधन यानी जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा? तो इसका मेन जो एम होगा वो क्या होगा? आसान सा है, शिक्षण गुणवत्ता में सुधार करना इसका मुख्य उद्देश्य होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का मुख्य कार्य क्या है? यूजीसी का मुख्य कार्य हमें बताना है। तो ये हमने कई बार डिस्कस कर चुका है। विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता प्रदान करना इसका मुख्य कार्य होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन चुनना है। यूजीसी का गठन 1956 में हुआ, जो कि बिल्कुल सही है।
और एनसीटीई का मुख्यालय नई दिल्ली में है, ये भी सही है। आरसीआई विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए काम करता है, ये भी हमने पढ़ा था, ये वाला एक्ट बिल्कुल पढ़ा था, आपको ध्यान होगा, नहीं तो थ्योरी सेक्शन में जाके एक बार दोबारा रिवाइज कर लीजिएगा, रिवीजन ही काम आएगा, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतना ज्यादा अच्छे मार्क्स आप ला पाओगे। सीएबी एक कानूनी निकाय है, ये कानूनी निकाय नहीं है, ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, 1, 2 एंड 3 आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई की स्थापना मैंने आपको पूछी है, तो ये ध्यान रखिए, दोबारा याद दिला रहा हूँ। इसकी स्थापना बताइए किसके लिए उत्तरदायी है, तो ये शिक्षकों की योग्यता निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो मुख्य उद्देश्य इसका क्या था, इसीलिए लाई गई थी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए। अगला देखिए, नवोदय विद्यालय संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई, तो एनवीएस की स्थापना बतानी है, जो कि हुई थी 1986 में। ये क्वेश्चन मैंने आपको कम्युनिटी टैब में भी पूछा था, इसका आंसर करने के लिए, तो ये 28 फेब, डेट भी याद रखिएगा, 1986 में इसकी स्थापना होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, असर्सन है शिक्षकों की नियमित प्रशिक्षण से शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार होता है, जो कि बिल्कुल सही बात है, और प्रशिक्षित शिक्षक बेहतर शिक्षण विधियों का उपयोग करते हैं। अगर आप ट्रेन हैं, आपने बीएड किया हुआ है, आपने सारे स्किल सीखी हुई हैं, तो आप बेहतर शिक्षण विधियों का प्रयोग करेंगे, ऐसे में दावे के साथ कह सकता हूँ। तो ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या भी है। देखिए, केंद्रीय विद्यालय संगठन का मुख्यालय हमें बताना है, तो मुख्यालय इसका न्यू दिल्ली हो गया। विद्यालय में अनुशासन बनाए रखने के लिए कौन सा तरीका सबसे प्रभावी हो सकता है, तो सबसे प्रभावी तरीका ये रिपीट हो गया, नियम और दिशा निर्देश निर्धारित करना हो गया। विद्यालय प्रशासन में वित्तीय प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्यों करते हैं, ताकि जो हमारे संसाधन हैं उनका प्रभावी उपयोग किया जा सके। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो यहाँ पर हमें गलत कथन चुनना है। यहाँ पर देखिए, एनसीईआरटी का गठन 1961 में हुआ, जो कि सही है। एससीईआरटी राज्य स्तर पर पाठ्यक्रम विकास में शामिल है, ये सही है। केवीएस का उद्देश्य केवल केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को शिक्षा प्रदान करना है। देखिए, केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को शिक्षा प्रदान करना इसका है, लेकिन केवल नहीं है, क्योंकि ग्रामीण बच्चे भी तो इसमें आ जाते हैं ना, ग्रामीण बच्चों को भी शिक्षा प्रदान की जाती है इसमें। एनवीएस का उद्देश्य सभी छात्रों को आवासीय शिक्षा, एनवीएस जो है, जो नवोदय विद्यालय, ये सभी छात्रों के लिए नहीं है, ये ग्रामीण छात्रों के लिए है नवोदय विद्यालय। तो ये केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए तो है, लेकिन केवल नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर केवल और भी बच्चों के लिए वहां पर सीट्स होती हैं। तो कुल मिलाकर हमारा जो है चौथा कथन तो गलत है, फोर्थ वाला गलत है आपका, और थर्ड भी गलत है, तो यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं है। तो मैं बता दे रहा हूँ, 3 और 4 जो है वो दोनों सही नहीं है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ऑप्शन उस टाइप से नहीं बन पाए। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जो रमसा है, इसका मुख्य उद्देश्य हमें बताना है। तो ये माध्यमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा या फिर उच्च शिक्षा या तकनीकी शिक्षा हमने पढ़ा था थ्योरी सेक्शन में, बहुत अच्छे से। सही आंसर इसका हो जाएगा आपका माध्यमिक शिक्षा को बढ़ावा देना। शिक्षकों की अनुपस्थिति किस प्रकार विद्यालय के प्रदर्शन को प्रभावित करती है, अगर शिक्षक अनुपस्थित रहेंगे तो किस तरह से वो विद्यालय को प्रभावित करते हैं, तो सही आंसर हो जाएगा छात्रों की पढ़ाई इससे प्रभावित होगी अगर टीचर एब्सेंट रहते हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना कब शुरू की गई थी, तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना जो है आपका, यह आपकी शुरू हुई थी 2004 में, और इसकी भी अगर आप डेट याद रखना चाहो तो जरूर रखिएगा, 15 अप्रैल 2004, ये डेट भी ध्यान रखिए, इस दिन इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है आपके पास, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को कब लागू किया गया, अब आपको बताया 2020 में लागू किया, कब किया गया, तो डेट आपको दी गई है जुलाई, ध्यान रखिएगा, जुलाई 2020, जुलाई 29 2020 को लागू किया गया, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। डायट की स्थापना का मुख्य उद्देश्य, जो डायट भी हमने पढ़े थे, डिस्ट्रिक्ट जो सेंटर है प्राइमरी शिक्षा के लिए, तो इनका प्राथमिक शिक्षा के जो शिक्षक हैं उनको प्रशिक्षण देना इसका मुख्य उद्देश्य है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एनसीईआरटी का मुख्य कार्य क्या है, तो एनसीईआरटी जो है हमारा नेशनल काउंसिल, तो एनसीईआरटी का जो मुख्य कार्य है वो हमें बताना है। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म लिख दीजिए जरा कमेंट बॉक्स में, थोड़ा सा बार बार रिपीट होंगे क्वेश्चन तो आपको ध्यान रहेंगे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा शैक्षिक शोध और पाठ्यक्रम विकास, तो रिसर्च है इसमें, और जो करिकुलम डेवलपमेंट है वो इसका काम होता है। अगला देखिए, एसर्सन है स्कूल में नेतृत्व विकास के लिए प्रधानाध्यापक की भूमिका महत्वपूर्ण है, जो कि बिल्कुल सही है। अब प्रधानाध्यापक स्कूल के सभी प्रशासनिक कार्यों का प्रबंधन करते हैं, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, और एसर्सन जो है वो रीजन की व्याख्या भी करता है, सॉरी रीजन जो है वो एसर्सन की व्याख्या भी करता है।
केवीएस की पाठ्यक्रम नीति को किस संस्थान द्वारा विकसित किया जाता है? अब देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केवीएस अलग संगठन है। केवीएस की जो पाठ्यक्रम नीति है यानी केंद्रीय विद्यालय संगठन की बात की जा रही है, तो इसकी जो पाठ्यक्रम नीति का विकास है ये भी कौन डिसाइड करता है? ये भी डेवलप एनसीईआरटी के द्वारा किया जाता है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का उद्देश्य, तो ये बालिकाओं के लिए हो गया, बालिकाओं को मुफ्त शिक्षा प्रदान करना या बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालय स्थापित करना। तो सही आंसर ज्यादा क्या हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा। अगला देखिए, एनईपी 2020 के अनुसार 10+2 ये आपके लिए हलवा क्वेश्चन हो गया। 5+3+3+4 यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एनवीएस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नवोदय विद्यालय संगठन का मुख्यालय भी आपका नई दिल्ली में है। अगला देखिए, शिक्षक अनुपस्थिति को कम करने के लिए सबसे प्रभावी उपाय कौन है? तो इसके लिए शिक्षक प्रेरणा कार्यक्रम करवाए जा सकते हैं। इसके अलावा अगला देखिए, विद्यालय प्रशासन में अभिभावकों की भागीदारी क्यों महत्वपूर्ण है? अभिभावकों की भागीदारी क्यों महत्वपूर्ण होती है स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन में? तो ये इसलिए ताकि छात्रों की जो प्रगति और अनुशासन है उसके लिए ये जरूरी होता है। उसकी जानकारी अगर उनको दी जाएगी, आपका छात्र, आपका बालक कैसे परफॉर्म कर रहा है, किस तरह से वो विद्यालय में उसकी गतिविधियां हैं, तो इससे छात्रों की प्रगति भी सुनिश्चित हो सकेगी और अनुशासन भी। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, अब एनसीईआरटी का एस्टेब्लिशमेंट ईयर आपको पूछ लिया गया है, तो ये तो हम कई बार रिपीट कर चुके हैं, 1961। राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एससीईआरटी का मुख्य कार्य क्या है? चलो एससीईआरटी भी हमने कई बार रिपीट कर लिया। आप बताइए उत्तराखंड एससीईआरटी का एस्टेब्लिश ईयर जो बताइए कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वह राज्य स्तर पर शैक्षिक शोध और प्रशिक्षण का कार्य इसका होता है। केवीएस की स्थापना किस वर्ष की गई? तो केंद्रीय विद्यालय संगठन की स्थापना बतानी है, तो ये 1963 में हुई थी। और इसकी भी डेट सबकी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि हो सकता है डेट पूछ ली जाए। तो ये 15 दिसंबर है, 15 दिसंबर 1963 को ये केवीएस की स्टैब्लिशमेंट होती है, ये ध्यान रखिए। और अगला है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का उद्देश्य, ये तो रिपीट हो गया क्वेश्चन हमारा। नवोदय विद्यालय संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ये नई दिल्ली में हो गया, रिपीट हो गया। डाइट का मुख्य उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा के लिए शिक्षक प्रशिक्षण देना हो गया। स्कूल एजुकेशन 2005 कौन सा कमीशन है, कौन सा आयोग है जिसकी सिफारिशों के आधार पर एनसीएफ 2005 स्थापित किया गया था? तो ये आसान सा प्रश्न हो गया आपके लिए। सही आंसर आपका जो है वो कोठारी आयोग है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, द नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क aims to provide a framework for which of the following, जो NS2F हमने थ्योरी सेक्शन में पढ़ा है प्रॉपर, जो हमारे ज्वाइंट सदस्य है उन्हें पता है, हमने NSQF को डिटेल में पढ़ा है। सभी जितने भी टॉपिक दिए गए हैं यूनिट 5 के बहुत सारे वीडियोस हमारे हो गए थे, तो अगर आप शुरू से फॉलो करते हुए आए होंगे तो आप इजीली आंसर कर सकते हो। तो NSQF का उद्देश्य जो है किसके लिए एक ढांचा प्रदान करता है? तो ये ऑप्शन आप देख सकते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण, प्राइमरी एजुकेशन या फिर हायर एजुकेशन। जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का वो हो जाएगा आपका वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण। अगला प्रश्न है, व्हिच एक्ट इंश्योर्स the provision of free and compulsory education to children age 6 to 14 years, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था कौन सा अधिनियम करता है? तो ये तो आसान सा प्रश्न हो गया, राइट टू एजुकेशन एक्ट हमारा 2009 का। आपके लिए पहला क्वेश्चन आज का ये है कि ये एक्ट की डेट बताइए और इसकी लॉन्च की डेट बताइए कि कब ये जो है इम्प्लीमेंट हुआ था, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। अगला क्वेश्चन है, The National Education Policy emphasize the importance of which of the following in the school curriculum, जो NCF 2020 है हमारा, वो किस पर महत्वपूर्ण रूप से या मुख्य रूप से किस पर जोर देता है? ऑप्शन आप देख सकते हैं, वोकेशनल एजुकेशन यानी व्यावसायिक शिक्षा, या डिजिटल साक्षरता, पर्यावरण शिक्षा या फिर कला शिक्षा, किस पर जो है महत्वपूर्ण फोकस इसका रहता है? तो सबसे सही आंसर आपका हो जाएगा इनमें से अगर देखा जाए तो डिजिटल लिटरेसी जो है, डिजिटल साक्षरता पर ज्यादा महत्वपूर्ण जोर दिया गया है। अगला प्रश्न है, Which commission is known for its recommendations on higher education and its restructuring in India? तो उच्च शिक्षा के पुनर्गठन और उसके एक तरह से उच्च शिक्षा और उसके पुनर्गठन पर कौन से आयोग ने अपनी सिफारिशें दी हैं? ऑप्शन आपके पास है, मुदालियर कमीशन, कोठारी कमीशन,
नेशनल नॉलेज कमीशन या फिर जस्टिस वर्मा कमीशन, हमने सारे के सारे टॉपिक्स थ्योरी में डिटेल में पढ़े हैं, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा एक और सूचना है, 30 मिनट पे आपको जो है प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं, टेस्ट करवाए जा रहे हैं, लेकिन उसके लिए वो केवल हमारे ज्वाइन मेंबर्स के लिए है जो 29 रुपीज में ऑलरेडी ज्वाइन है पिछले 2-3 महीनों से, तो उनके लिए वो कोर्स है। और जो है अभी टीच मिनट पर हमारा एक प्रैक्टिस सेट लाइव है जो कि चल रहा है, उसमें आपको पूरे 50 एमसीक्यू मिलेंगे, जो कि आपका पेपर का जो पैटर्न है उसमें जीएस भी होगा, आपका रीजनिंग भी होगा, उत्तराखंड से रिलेटेड एमसीक्यू भी होंगे। तो इस तरह का प्रैक्टिस सेट अभी अवेलेबल है, वो आप जरूर अटेम्प्ट कर ले। बहुत सारे लोग, और ये मैं यहाँ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे साथ 200 प्लस मेंबर जुड़े हुए हैं और टेस्ट अटेम्प्ट करने वाले केवल 70-80 ही जुड़ पा रहे हैं। तो इसलिए जो लोग अभी भी नहीं जुड़े हैं वो इस वीडियो के माध्यम से सूचना प्राप्त करके वो टीचमेंट ऐप इंस्टॉल कर लेंगे और वहां पर अपना प्रैक्टिस सेट आराम से कर सकते हैं। और अगली सूचना आपके लिए ये है कि ये जो मैं वीडियो करवा रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ, अगले टेस्ट में आपको ये ठीक 50 क्वेश्चन एज इट इज देखने को मिलेंगे, जो कि आपका अच्छा रिवीजन हो जाएगा। अभी आप कितने मार्क्स ला पा रहे हैं वो बताइए, और टेस्ट में आपके मार्क्स जो आएंगे वो तो मैं देख ही लूंगा। तो सही आंसर इसका है जो है नेशनल नॉलेज कमीशन है। इसने उच्च शिक्षा और उसके पुनर्गठन पर अपनी सिफारिशों के लिए इसे जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जो कि रमसा है, इज टू इम्प्रूव विच लेवल ऑफ एजुकेशन, कौन से लेवल ऑफ एजुकेशन के लिए रमसा मुख्य फोकस करता है, या रमसा का उद्देश्य किस स्तर की शिक्षा को सुधारना है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा, ये रमसा जो है माध्यमिक शिक्षा अभियान, नाम में ही माध्यमिक है, तो ये जो है आपका माध्यमिक शिक्षा के लिए है, सेकेंडरी एजुकेशन के लिए। What is the primary focus of the National Curriculum Framework of Teacher Education 2009? तो कोई मुझे कमेंट करके बोल रहा था, तो टीचर एजुकेशन 2009 का जो एनसीएफ है ये भी हम थ्योरी सेक्शन में पढ़ चुके हैं। तो इसका जो है ये बताना है कि प्राथमिक फोकस इसका क्या है, प्राइमरी फोकस इसका क्या है। ऑप्शन आप देख सकते हैं, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम, करिकुलम डेवलपमेंट, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, क्या इसका प्रारंभिक फोकस था। तो इसका प्रारंभिक फोकस जो है वो टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फोकस एरिया ऑफ द नेशनल नॉलेज कमीशन, जो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग है उसका फोकस क्षेत्र नहीं है, कौन सा नहीं है इनमें से। तो उच्च शिक्षा, ये हमने अभी डिस्कस किया, उच्च शिक्षा पे इन्होंने बल दिया था। रिसर्च एंड डेवलपमेंट इसका मुख्य कार्य हम बोल सकते हैं एक तरह से, और आपका जो है नॉलेज मैनेजमेंट, ज्ञान प्रबंधन करने के लिए भी यह आयोग गठित किया गया था। बेसिक लिटरेसी, मौलिक साक्षरता इसका मेन फोकस एरिया नहीं था, तो यह आपको ध्यान रखना है। विच प्रोग्राम एम्स टू अचीव यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन थ्रू कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड इन्वॉल्वमेंट, कौन सा एक तरह से कार्यक्रम था जो समुदाय की भागीदारी और संलग्नता के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण प्राप्त करने का लक्ष्य रखता है, कौन सा कार्यक्रम ऐसा है। तो ये आपका सर्व शिक्षा अभियान है, एसएसए। और अगला क्वेश्चन आपके लिए रिपीट है, कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं, एसएसए का एस्टैब्लिशमेंट ईयर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। एक बात ध्यान रखिए, मैं जो भी क्वेश्चन पूछ रहा हूं उसका आंसर जरूर कीजिए, वो आपको लंबे टाइम तक याद रखाएगा और उससे आपके क्वेश्चन एग्जाम में सही होंगे। अगला प्रश्न है आपके सामने, विच कमीशंस रिपोर्ट लेड टू सिग्निफिकेंट रिफॉर्म्स इन हायर एजुकेशन इन इंडिया, जो आपका कौन सा आयोग है जो भारत में उच्च शिक्षा में महत्वपूर्ण जिसने सुधार किए हैं, उस आयोग का हमें नाम बताना है। सही आंसर आपका हो जाएगा, सबसे ज्यादा जो हायर एजुकेशन में महत्वपूर्ण सुधार किए हैं वो आपका कोठारी कमीशन है। प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी इसके अध्यक्ष थे, और इसका जो है 1964 से 1966 जो है इसका कार्यकाल रहा था कोठारी कमीशन का, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 एम्स टू प्रोवाइड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, जो आपका विकलांग व्यक्तियों के लिए अधिकारिता अधिनियम 2016 का है, उसका उद्देश्य इसकी व्यवस्था करना है निम्न में से। ऑप्शन आप देख सकते हैं, और जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका है, देखो फ्री एजुकेशन इसका एम्स नहीं है, एक्सेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर पे इसने मेन फोकस किया था कि जो विकलांगजन है उनको एक्सेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध हो सके, यानी सुलभ बुनियादी अगर ढांचा उनको मिलेगा तभी उनकी शिक्षा सही हो पाएगी, स्वास्थ्य भी सही हो पाएगा। तो सही आंसर आपका एक्सेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। What was the primary focus of the National Curriculum Framework of School Education 2023, जो NCF 2023 का है, इसका प्राथमिक फोकस क्या, फोकस पॉइंट क्या है। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं अगेन, यहाँ पर देखिए, इंटीग्रेटिंग टेक्नोलॉजी, या फिर वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, पेडागोजिकल इनोवेशन, जो शैक्षिक नवाचार है, ये इसका मुख्य फोकस एरिया है। पेडागोजिकल इनोवेशन है। द मुदालियर कमीशन वाज प्राइमरली कंसर्न
विद विच एजुकेशनल स्टेज, कौन से शिक्षा स्तर से मुदालियर कमीशन संबंधित था। तो ये आपका मुदालियर कमीशन जो है ये आपका संबंधित था माध्यमिक शिक्षा से। आपके लिए अगला क्वेश्चन आज का ये है कि मुदालियर कमीशन का एक तो दूसरा नाम बताइए, ये पूछा जाता है एग्जाम में। और इसके अलावा इसका जो है कार्यकाल या फिर एस्टैब्लिशमेंट ईयर जो है इसका आप कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट है, कौन सा अधिनियम है जो बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना करता है। तो कौन सा अधिनियम है जो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस राइट्स के लिए एक कमीशन को एस्टैब्लिशमेंट की एक तरह से एस्टैब्लिश करता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक राष्ट्रीय आयोग। अब कहने का कुछ लोग कहेंगे कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, नहीं, ये कोई एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना नहीं करता है। कौन सा अधिनियम है? प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट है 1993 का मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम। ये एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना भी करता है। तो ह्यूमन राइट्स जो अधिनियम है, एक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया है। और आपको राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में थोड़ी सी जानकारियां जरूर होनी चाहिए, ये भी आप ध्यान रखिएगा। विच पॉलिसी डॉक्यूमेंट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन इन इंडिया, जो बहुविषयी शिक्षा है इसका कॉन्सेप्ट किस डॉक्यूमेंट ने दिया था, कौन से दस्तावेज ने दिया था एक तरह से। तो ऑप्शन आपके पास देख सकते हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 है, 2020 की एजुकेशन पॉलिसी है, एनसीएफ 2005 है और एनएसक्यूएफ भी इसमें है। तो करेक्ट आंसर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा जो मल्टीडिसिप्लिनरी एक तरह से एजुकेशन की बात कर रहा है, इसका कॉन्सेप्ट दिया है। तो इसका कॉन्सेप्ट दिया है नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क ने। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द की फीचर ऑफ द समग्र शिक्षा प्रोग्राम। समग्र शिक्षा प्रोग्राम का की फीचर क्या है? ऑप्शन आप देख सकते हैं और करेक्ट आंसर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इंटीग्रेटेड अप्रोच टू स्कूल एजुकेशन। स्कूल शिक्षा के लिए एकीकृत दृष्टिकोण जो है ये आपका की फीचर है समग्र शिक्षा प्रोग्राम का। उच्च शिक्षा नहीं है, वयस्क साक्षरता, व्यावसायिक प्रशिक्षण भी नहीं है। कौन सा आयोग शिक्षक प्रशिक्षण में शैक्षिक सुधार की आवश्यकता पर जोर देता है? कौन सा कमीशन है जो आपका शैक्षिक सुधार की आवश्यकता पर जोर देता है? दोनों लैंग्वेज में पढ़ने में टाइम ज्यादा वेस्ट हो रहा है, तो मैं कोशिश करूंगा इंग्लिश में, हिंदी में आपको समझ आ जाना चाहिए क्वेश्चन मेरे हिसाब से। तो आपका जो करेक्ट आंसर है ये कोठारी कमीशन है, जिसने क्या किया था, एजुकेशन रिफॉर्म्स पे फोकस किया था। कोठारी कमीशन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन जो एनसीएफ 2009 है टीचर एजुकेशन के लिए, वो प्राइमरली विच एस्पेक्ट ऑफ टीचर प्रिपरेशन, शिक्षक तैयारी के कौन से पहलू पे ज्यादा फोकस करता है? ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पर। और आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो पेडागोजिकल मेथड है, यानी एक तरह से जो टीचिंग मेथड होते हैं पेडागोजिकल मेथड, उन पे ज्यादा फोकस करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। Which act mandates the creation of barrier-free access for persons with disabilities in educational institution? जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है हमारे, वहां पर विकलांग व्यक्तियों के लिए कोई बैरियर ना हो, इस तरह की व्यवस्था पहुंचाने का कार्य कौन करता है? तो विकलांग व्यक्तियों के लिए एक तरह से जो शिक्षा हो अवरोध मुक्त हो पहुंच सके, इसका काम कौन सा एक्ट हमारा करता है? तो यहाँ पर एक्ट आप देख सकते हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट है या फिर शिक्षा का अधिकार अधिनियम है। आपका सिंपल सा है, करेक्ट आंसर आपका राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट है 2016 का। विकलांग अधिकारिता अधिनियम भी इसको कहते हैं, विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क एनएसक्यूएफ का जो एम है वो क्या है? उद्देश्य हमें बताना है। ऑप्शन देख सकते हैं, टू स्टैंडर्डाइज वोकेशनल क्वालिफिकेशन, टू प्रमोट रिसर्च इन हायर एजुकेशन और टू इंश्योर क्वालिटी इन प्राइमरी एजुकेशन, या इसके अलावा अगला जो ऑप्शन है आपके पास वो है डिजिटल शिक्षा तक पहुंच को सुविधाजनक करना। तो सही आंसर इसका है व्यावसायिक योग्यता का मानकीकृत करना। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which commission is associated with the development of National Curriculum Framework for School Education 2005? NCF 2005 जो है ये किस कमीशन के एक तरह से आधार पर डेवलप किया गया है या किस कमीशन से ये संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने, मुदालियर कोठारी नेशनल नॉलेज कमीशन और जस्टिस वर्मा कमीशन। जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका कोठारी कमीशन। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, Which act introduced provisions
फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज। कौन सा एक्ट है जो विकलांग बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा की व्यवस्था करता है? तो ये एक्ट आपका क्या हो गया? राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर सी। Which policy document introduce the concept of learning outcomes for school education? कौन सी पॉलिसी ने लर्निंग आउटकम्स की अवधारणा प्रस्तुत की है? तो सारी पॉलिसीज दी गई हैं आपकी। एजुकेशन पॉलिसी 2020 की है, एनसीएफ 2005 का है, एनसीएफ टी जो है 2009 का है, और रमसा भी दिया गया है। करेक्ट आंसर आपका इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है ये लर्निंग आउटकम्स की अवधारणा को देता है। मुदालियर आयोग अपने कार्य के लिए किस शिक्षा क्षेत्र में भी जाना जाता है, यानी कौन सा एरिया इनका वर्क फील्ड रहा है एक तरह से? तो सही आंसर हो जाएगा मुदालियर मतलब माध्यमिक शिक्षा आयोग। मैंने क्वेश्चन भी पूछा था, आपको आंसर भी बता दिया है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा आयोग सामान्य शिक्षा के साथ व्यावसायिक शिक्षा के एकीकरण की सिफारिश करता है? इंटीग्रेशन वोकेशनल एजुकेशन विद जनरल एजुकेशन, यानी सामान्य शिक्षा के साथ जो व्यावसायिक शिक्षा के इंटीग्रेशन की सिफारिश करता है वो कौन सा आयोग है? ये भी आपका कोठारी कमीशन है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द फोकस ऑफ द नेशनल एनसीएफ का जो फोकस है स्कूल एजुकेशन 2023 एनसीएफ 23 का फोकस एरिया क्या है, यह हमें बताना है। डिजिटल साक्षरता पर जोर, शिक्षक प्रशिक्षण को सशक्त बनाना, पाठ्यक्रम और शैक्षिक नवाचार, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा करिकुलम एंड पेडागोजी इनोवेशन, पाठ्यक्रम और शैक्षिक नवाचार आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 मंडेट्स एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अप टू विच एज, यानी कौन सी आयु तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करता है? तो ये तो आसान सा प्रश्न हो गया, 6 से 14 ईयर्स तक के बच्चों के लिए। अगला क्वेश्चन है विच प्रोग्राम इज स्पेशली डिजाइन टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एट द सेकेंडरी लेवल, यानी जो आपका सेकेंडरी लेवल है उस पर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए कौन सा प्रोग्राम डिजाइन किया गया है? प्रोग्राम्स के नाम है एसएसए है, रमसा है, समग्र शिक्षा है, या फिर नेशनल नॉलेज कमीशन है। करेक्ट आंसर जो आपका है इसका वो है आपका राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान यानी रमसा आपका सही उत्तर हो जाएगा। विच पॉलिसी डॉक्यूमेंट इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन सीसीई इन इंडिया, भारत में जो आपका सतत और व्यापक मूल्यांकन है उसकी अवधारणा को कौन प्रस्तुत करता है? ऑप्शन आपके सामने है और यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986-2020 की, तो ये करता है आपका राष्ट्रीय एनसीएफ 2005 जो है ये आपका सीसीई की अवधारणा प्रस्तुत करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास है द नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क एनएसक्यूएफ जो है आपका ये शिक्षा प्रणाली के साथ किस पहलू को एकीकृत करने का लक्ष्य रखता है? किस पहलू को ये एकीकृत करने का लक्ष्य रखता है? ऑप्शन आप देख सकते हैं और हमारा जो करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये क्या करता है वोकेशनल एजुकेशन पर फोकस करता है, व्यावसायिक शिक्षा को एक है। कौन से आयोग की सिफारिश के अनुसार जो एनसीईआरटी है इसकी स्थापना की गई थी? तो एनसीईआरटी की स्थापना जो है किस आयोग की सिफारिश के आधार पर हुई थी? ऑप्शन आप देख सकते हैं मुदालियर कमीशन, कोठारी कमीशन, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, जस्टिस वर्मा कमीशन। तो मुदालियर कमीशन जो है ये 1952-54 का है, कोठारी कमीशन आपका 64 का हो गया, एनसीईआरटी की एस्टेब्लिशमेंट हो गई 1961। और ये जो है ये क्वेश्चन का आंसर जो है देख लीजिएगा सिफारिशों में जो है क्योंकि राधा कृष्णन आयोग भी 48-48 के अराउंड जो राधा कृष्णन आयोग आया था आपका उसने भी इस तरह की कुछ रिकमेंडेशंस की थी, तो मुदालियर कमीशन मेरे हिसाब से ज्यादा सही आंसर है। आपको अगर इसके अलावा कुछ और फैक्ट पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट मेजर रिफॉर्म डिड द नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 इंट्रोड्यूस, सबसे मेजर रिफॉर्म जो है 1986 शिक्षा नीति का क्या था? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं वयस्क शिक्षा पर ध्यान, आरक्षण नीतियों की शुरुआत, व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना, या फिर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। क्या किया गया था, मेन काम इन्होंने क्या किया था? तो सही आंसर इसका है शिक्षा का विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एजुकेशन पे इन्होंने मेन फोकस किया था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच पॉलिसी डॉक्यूमेंट एम्फेसाइज द इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज, कौन सी
नीति है एक तरह से जो डिजिटल संसाधनों के माध्यम से प्रौद्योगिकी के एकीकरण पर जोर देता है। तो ऑप्शन आपके सामने है और आप लोगों को करेक्ट आंसर चूज करना है। तो ऑप्शन देख सकते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आपकी एनईपी 2020 है, इसी का मेन उद्देश्य है प्रौद्योगिकी के एकीकरण पर जोर देता है ये। अगला क्वेश्चन है द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट जो 2016 का है इंक्लूड्स प्रोविजंस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, वो किसके लिए प्रोविजन करता है? तो ये तो आसान क्वेश्चन हो गया। विकलांग बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा का प्रोविजन, विकलांग बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा का प्रोविजन करता है। हाँ, ऐसे ही गलती नहीं करनी है। तो मुफ्त शिक्षा का प्रोविजन ये तो हमारा राइट टू एजुकेशन एक्ट में है ही। ये बैरियर फ्री इन्वायरमेंट की बात करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, सिर्फ विकलांग देख के आंसर नहीं कर देना। देखो मैं कंफ्यूज हो गया, तो इस तरह से कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए। विच प्रोग्राम फोकसेज ऑन द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम प्राइमरी टू हायर सेकेंडरी एजुकेशन, कौन सा प्रोग्राम फोकस करता है प्राथमिक शिक्षा तक, प्राथमिक से उच्च माध्यमिक शिक्षा तक बच्चों के विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए? तो इनमें से कौन सा प्रोग्राम है? समग्र शिक्षा बाद में आया और ये सभी को एक तरह से एकीकृत करने के लिए जो कि प्राथमिक से लेकर पूरे माध्यमिक तक फोकस करता है। विच एजुकेशन पॉलिसी डॉक्यूमेंट फर्स्ट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम EMIS, कौन सा दस्तावेज है जो आपका EMIS की अवधारणा पहली बार प्रस्तुत करता है? ऑप्शन आपके सामने है नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986, 2020, NCF 2005 और NSQF। कौन सा सही होगा? सही आंसर है आपका नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986। इन्होंने पहली बार EMIS का कॉन्सेप्ट प्रस्तुत किया था। What is the main focus of the National Curriculum Framework for Teacher Education 2009? Teacher Education 2009 का जो NCF है इसका मेन फोकस क्या था? ऑप्शन आपके सामने है और करेक्ट आंसर जो है इसका देखो करिकुलम डेवलपमेंट, टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट, क्योंकि ये टीचर ट्रेनिंग की बात करता है और उनके करिकुलम इंप्रूवमेंट की भी बात करता है। तो केवल पाठ्यक्रम विकास नहीं होगा, शिक्षक पेशेवर विकास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। Which act is crucial for ensuring the educational rights of children from marginalized community? जो marginalized communities हैं आपकी, यानी जो हाशिए पर हैं, एक तरह से दूरस्थ हैं, यानी जो मुख्य धारा में बिल्कुल भी नहीं आ पाए हैं, ऐसे बच्चों को के शैक्षिक अधिकार सुनिश्चित करने के लिए कौन सा एक्ट जो है वो इम्पोर्टेंट है? तो राइट टू एजुकेशन एक्ट आपके पास है, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आपके सामने है ऑप्शन में, और इसके अलावा आपके पास सर्व शिक्षा अभियान भी है। तो ये जो है राइट टू एजुकेशन एक्ट है जो फ्री एंड मुफ्त एंड अनिवार्य शिक्षा, कंपल्सरी एंड फ्री एजुकेशन की बात करता है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। विच कमीशन वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर formulating the policies for the development of secondary education in India? जो सेकेंडरी एजुकेशन भारत में माध्यमिक शिक्षा के विकास के लिए नीतियों को तैयार करने के लिए कौन सा जिम्मेदार है, कौन सा आयोग जिम्मेदार है एक तरह से? तो ये था आपका मुदालियर आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग हम इसे कहते हैं, मुदालियर आयोग को। अगला है द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रमोट्स विच ऑफ द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ हायर एजुकेशन? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 उच्च शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसको बढ़ावा देती है? तो इनमें से किसको जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की बढ़ावा देती है? कठोर विशेषता, बहुविषयक दृष्टिकोण, या फिर अनुसंधान तक सीमित पहुंच, या फिर बढ़ती केंद्रीकरण? सही आंसर आपका है मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, ये पर बढ़ावा देती है। अगला क्वेश्चन है which policy document emphasize the need for continuous teacher training and professional development? कौन सी नीति है जो निरंतर शिक्षक प्रशिक्षण और पेशेवर विकास पर बल देती है? तो ये नीति आपका टीचर एजुकेशन वाला NCF टीचर एजुकेशन 2009 का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सी आयोग की सिफारिशों के परिणाम स्वरूप भारतीय शिक्षा प्रणाली में व्यावसायिक शिक्षा पर महत्वपूर्ण ध्यान दिया गया? कौन सा आयोग है जिसकी सिफारिशों के आधार पर भारतीय जो व्यावसायिक शिक्षा है उस पर ज्यादा ध्यान दिया गया? सही आंसर आपका है कोठारी आयोग की रिकमेंडेशंस थी ये। अगला क्वेश्चन है द सर्व शिक्षा अभियान प्राइमरली फोकस विच लेवल ऑफ एजुकेशन? सर्व शिक्षा अभियान जो है प्राइमरली कौन से लेवल को फोकस करता है? ऑप्शन देख सकते हैं उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च माध्यमिक शिक्षा, सर्व शिक्षा अभियान SSA जो है आपका प्राथमिक शिक्षा को फोकस करता है। मैंने बताया है कि इसका कौन से साल में एस्टैब्लिश हुआ था, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आ गया था मेरे मुंह में, लिखने भी लग गया था मैं। विच फ्रेमवर्क इज एम्ड एज स्टैंडर्डाइज
द क्वालिफिकेशन एंड स्किल्स ऑफ वर्कर्स एंड अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स। कौन सा ढांचा है जो विभिन्न क्षेत्रों में श्रमिकों की योग्यता और कौशल को मानकीकृत करने के लिए लक्षित है। तो ये तो हमने कई बार डिस्कस कर चुका है, ये आपका एनएसक्यूएफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। राष्ट्रीय कौशल गुणवत्ता ढांचा इसको कहते हैं। थ्योरी सेक्शन में हमने डिटेल में पढ़ा है क्या क्या इसके कार्य होते हैं, क्या दृश्य हैं। कॉमन स्कूल सिस्टम जो है एक कॉन्सेप्ट आपका, ये किसने इंट्रोड्यूस किया था, इसकी शुरुआत जो है किसने करी थी भारत में? मुदालिर कमीशन, कोठारी कमीशन, नेशनल नॉलेज कमीशन या फिर जस्टिस वर्मा कमीशन? करेक्ट आंसर आपका है कोठारी कमीशन ने ही इसको भी लॉन्च किया था। Which act aims to provide free and compulsory education to all children between age 16 to 14? ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया है। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। Which commission recommendations led to the establishment of the National Knowledge Commission? कौन से आयोग की सिफारिशों के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना की गई? तो ये भी जो है, जो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना की गई, ये भी कोठारी आयोग की सिफारिशों के आधार पर ही की गई। अगला प्रश्न है आपके पास, द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क यानी एनसीएफ जो है स्कूल एजुकेशन 2023 इंक्लूड्स विच की एस्पेक्ट ऑफ करिकुलम डिजाइन? पाठ्यक्रम डिजाइन के किस महत्वपूर्ण पहलू को इसमें शामिल किया गया है? ऑप्शन आप देख सकते हैं। इसमें शामिल किया गया है आपका, देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ स्किल बेस्ड लर्निंग, जो आपका कौशल आधारित शिक्षण का एकीकरण। नमस्कार, जय हिंद, स्वागत है आपका स्टडी लवर्स फैमिली में। और आज के इस वीडियो में आपको एनसीएफ से रिलेटेड सारा एमसीक्यू मिलेंगे। एनसीएफ 2005 इसमें आ जाएगा, एनसीएफ जो टीचर एजुकेशन है वो भी इसमें कवर होगा, और इसके अलावा एनसीएफ 2023 भी इसमें कवर किया जाएगा। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं वो इस टॉपिक में कवर कर दिए गए हैं। थ्योरी सेक्शन हम ले चुके हैं, एनसीएफ 2005 का भी, एनसीएफ टीचर एजुकेशन का भी और एनसीएफ 2023 का भी। जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है, खासकर ज्वाइन मेंबर को जरूर देखना है, और जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है अभी भी आपके पास मौका है, आप थ्योरी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। और वहां पर आपको, क्योंकि हमने सिलेबस लगभग पूरा करवा दिया है, यूनिट 5 भी कंप्लीट हो गई है, यूनिट 2 के कुछ टॉपिक हमारे रह गए हैं जो कि अगले 5 से 10 दिनों में कवर करवा दिए जाएंगे। तो जिन्हें भी ज्वाइन करना है अभी भी कर सकते हैं, लेकिन जो ज्वाइन मेंबर है उनके लिए ये टेस्ट टाइप का होने वाला है। और आप सभी लोग अटेम्प्ट कीजिएगा, 52 से 53 क्वेश्चन इसमें होंगे। आप कितने मार्क्स ला पाते हैं ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो ज़्यादा देर न करते हुए शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पर, एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य यहाँ पर बताना है, ऑप्शन देख सकते हैं, आपको अटेम्प्ट करते हुए भी चलना है। ज्ञान की जानकारी देना, रटन शिक्षा को प्रोत्साहित करना, समग्र विकास और संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देना, केवल परीक्षाओं के लिए तैयार करना। सही आंसर आपका हो जाएगा समग्र विकास और संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देना। आप काउंट करते चलिएगा और लास्ट में अपने मार्क्स बताइएगा। एनसीएफ 2005 में किस प्रकार की मूल्यांकन प्रणाली की सिफारिश की गई है? केवल वार्षिक परीक्षाएं, ये तो वैसे भी गलत है। सतत और व्यापक मूल्यांकन सीसीई की सिफारिश की गई है, हमने थ्योरी सेक्शन में डिटेल में समझा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एनसीएफ 2005 के तहत किसे प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ाने का सुझाव दिया गया है? तो ये तो मुख्य सिफारिश थी कि प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ाने के लिए मातृभाषा को माध्यम बनाया जाए। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एनसीएफ 2005 के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्माण कैसे होना चाहिए? तो पाठ्यक्रम विषय केंद्रित होना चाहिए? नहीं, पाठ्यक्रम जो है वो छात्र केंद्रित होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एनसीएफ 2005 के तहत शिक्षा में किस प्रकार की गतिविधियों को महत्व दिया गया है? किस प्रकार की गतिविधियों को महत्व दिया गया है? तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन दिए गए हैं आपका, पाठ्य पुस्तक आधारित, क्रियात्मक और अनुभवात्मक, केवल लिखित कार्य या रटंत आधारित। तो सही आंसर आपका हो जाएगा क्रियात्मक और अनुभवात्मक, जो अनुभव है उनको महत्व दिया गया है। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 किसे सीखने के लिए महत्वपूर्ण मानता है? सीखने के लिए क्या महत्वपूर्ण माना है? प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी, स्मृति आधारित सीखना, सोचने और समझने की क्षमता, ये केवल तथ्यात्मक ज्ञान। सही आंसर आपका हो जाएगा सोचने और समझने की क्षमता। ऑप्शन नंबर सी।
अगला क्वेश्चन देखिए, एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षकों की भूमिका क्या होनी चाहिए? शिक्षकों की भूमिका क्या? अनुशासन बनाए रखना, छात्रों को मार्गदर्शन और सहारा देना, केवल परीक्षाओं की तैयारी करना या छात्रों को डराना? तो ये आप एलिमिनेट कर सकते हैं, ये वाला भी। छात्रों को मार्गदर्शन और सहारा देना जो है शिक्षकों का मुख्य कार्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एनसीएफ 2005 किस प्रकार के शिक्षण विधियों को बढ़ावा देता है? कौन सी शिक्षण विधियों को बढ़ावा दिया जाता है? ऑप्शन देख सकते हैं, पारंपरिक व्याख्यान पद्धति ये नहीं देता है, इंटरैक्टिव और सहभागितापूर्ण विधियां ये सही है, केवल नोट्स तैयार करना वैसे भी गलत हो गया, केवल मूक अध्यापन भी गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए, एनसीएफ 2005 के तहत किस विषय को विद्यालयी शिक्षा में शामिल करने की सिफारिश की गई है? तो कौन से विषय को शामिल करने की सिफारिश की गई थी? देखिए, केवल विज्ञान, केवल गणित, केवल इतिहास, ये तो आप ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते हो। सही आंसर आपका योग और शारीरिक शिक्षा है, केवल एक विषय की सिफारिश तो नहीं करेगा ना। एनसीएफ 2005 किसे प्राथमिक कक्षाओं के लिए सबसे उपयुक्त मानता है? प्राथमिक कक्षाओं के लिए सबसे उपयुक्त किसे मानता है? कड़े अनुशासन? बिल्कुल नहीं। लचीला और खुशहाल वातावरण प्राथमिक कक्षाओं के लिए सबसे उपयुक्त एक तरह से परिस्थितियां हैं जहां पर लचीला हो, यानी परिस्थिति के हिसाब से जो है अनुशासित बच्चे को रखा जाए और खुशहाल एक तरह का वातावरण हो। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, एनसीएफ 2005 के अंतर्गत बाल केंद्रित शिक्षा के प्रमुख सिद्धांत क्या हैं और इसे किस प्रकार लागू किया जा सकता है? तो प्रमुख सिद्धांत हमें यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखिए, शिक्षकों द्वारा शिक्षण विधियों का निर्धारण, ये बहुत प्रमुख नहीं है। छात्रों की व्यक्तिगत, हाँ, क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब है बालक को केंद्र में रखकर छात्र की रुचि, योग्यता और क्षमताओं के अनुसार उसे शिक्षा देना, तो उसकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं और रुचियों को प्राथमिकता देना। ऑप्शन नंबर बी का सही उत्तर हो जाएगा। एनसीएफ 2005 के समग्र मूल्यांकन की अवधारणा का क्या महत्व है और यह कैसे शिक्षार्थियों के विकास को प्रभावित करता है? किस तरह से ये शिक्षार्थियों के विकास को प्रभावित करता है, जो आपका कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, छात्रों के समग्र विकास जैसे सामाजिक और भावनात्मक विकास का मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एनसीएफ 2005 के अनुसार पाठ्यक्रम की रूपरेखा को तैयार करने में स्थानीय और वैश्विक संदर्भों का क्या महत्व है? स्थानीय और वैश्विक संदर्भों का महत्व यहाँ पर बताना है। अब यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं, केवल स्थानीय संदर्भों पर ध्यान केंद्रित करना, केवल स्थानीय संदर्भों पर गलत है। केवल वैश्विक संदर्भों पर भी ध्यान केंद्रित करना गलत है, बल्कि दोनों स्थानीय और वैश्विक संदर्भों का संतुलित समावेश होना चाहिए। संदर्भों का कोई महत्व नहीं, ये भी एलिमिनेट कर सकते हैं। एनसीएफ 2005 के तहत किस प्रकार के शिक्षण अधिगम संसाधनों की अनुशंसा की गई है और क्यों की गई है? तो यहाँ पर देखिए, केवल टेक्स्ट बुक वैसे भी गलत है, केवल जहां पर आएगा वो वैसे भी सारे गलत हो जाएंगे। तो विविध शिक्षण संसाधनों जैसे कि मल्टीमीडिया, प्रायोगिक सामग्री, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, तो इन सब का प्रयोग की अनुशंसा की गई है। एनसीएफ 2005 के दृष्टिकोण से सकारात्मक अनुशासन की अवधारणा का क्या तात्पर्य है और इसे विद्यालयी शिक्षा में कैसे लागू किया जा सकता है? तो सकारात्मक अनुशासन की बात की, कठोर अनुशासनात्मक उपाय तो वैसे भी हटा देना, केवल दंड पर जोर देना गलत तरीका है, मनोविज्ञान ये नहीं मानता है। और छात्रों को उनके व्यवहार के परिणामों को समझने और सहानुभूति और सम्मान के साथ व्यवहार करने पर बल देना, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक शिक्षा में भाषा शिक्षण के लिए किस प्रकार की रणनीतियों की अनुशंसा की गई है? तो भाषा शिक्षण के लिए कौन सी रणनीतियों की अनुशंसा की गई है? तो यहाँ पर देखिए, केवल व्याकरण आधारित शिक्षण, संवादात्मक और क्रियात्मक शिक्षण पद्धतियों का उपयोग। सबसे सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो संवादात्मक होनी चाहिए शिक्षण पद्धतियां और क्रियात्मक होनी चाहिए, लर्निंग बाय डूइंग वाला। अगला देखिए, एनसीएफ 2005 किस प्रकार विज्ञान और गणित शिक्षा में अन्वेषण और खोज, एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरी को प्रोत्साहित करता है? किस प्रकार जो है ये गणित शिक्षा में और विज्ञान शिक्षा में अन्वेषण और खोज को प्रोत्साहित करता है? तो यहाँ पर देखिए, फिर से केवल वाले ऑप्शन आपको
आपको एलिमिनेट कर देने हैं। प्रयोगों, प्रोजेक्ट कार्य और समस्याओं को हल करने की गतिविधियों के माध्यम से, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, एनसीएफ 2005 में शिक्षा का आधुनिकीकरण किस प्रकार की अवधारणाओं पर आधारित है? किस प्रकार की अवधारणाओं पर आधारित है? तो यहाँ पर फिर से है केवल पारंपरिक शिक्षण पद्धतियां, केवल पुरानी, केवल जो वर्ड है इसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि ये व्यापक अवधारणाएं हैं और बहुत सारे मॉडिफिकेशन इसमें हुए हैं, जैसे नवाचार, तकनीकी समावेशन और शिक्षार्थियों के लिए अनुकूल शिक्षण वातावरण। अगला देखिए, एनसीएफ 2023 के तहत शिक्षा के मुख्य उद्देश्यों में से कौन सा सही है? तो एनसीएफ 2023 के तहत जो शिक्षा के मुख्य उद्देश्य हैं उनमें से कौन सा यहाँ पर सही आपको चुनना है? तो यहाँ पर देखिए सबसे सही विकल्प जो है रटंत्र प्रणाली वैसे भी गलत है, उच्च अंक लाना वैसे भी गलत है, केवल विषय विशिष्ट ज्ञान के आधार पर ध्यान केंद्रित करना, केवल विषय विशिष्ट ज्ञान पर आधारित करना, ये भी गलत है। छात्रों के लिए नैतिक, मानसिक और शारीरिक विकास को बढ़ावा देना, सर्वांगीण विकास की बात इसमें की गई है। एनसीएफ 2023 में कौन सी मूल्यांकन पद्धति को सबसे उपयुक्त माना गया है? तो मूल्यांकन पद्धति की दोनों में एनसीएफ 2005 और एनसीएफ 2023 में सीसीई को ही सही बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, एनसीएफ 2023 के अनुसार प्राथमिक शिक्षा में मातृभाषा में शिक्षा का क्या महत्व है? मातृभाषा की शिक्षा का क्या महत्व है? तो यहाँ पर देखिए बच्चों की भाषा विकास को प्रोत्साहित करना ही मातृभाषा का उद्देश्य है। केवल अंग्रेजी भाषा शिक्षा में कठिनाइयों को बढ़ाना, ये सारे नेगेटिव ऑप्शन है। एनसीएफ 2023 के अंतर्गत छात्रों की रचनात्मकता और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी विधि अनुशंसित की गई है? कौन सी विधि कही गई है कि इससे क्रिएटिविटी और इनोवेशन को बढ़ावा दिया जाएगा? तो सही आंसर आपका जो है इसमें से यहाँ पर देखिए जो प्रोजेक्ट बेस्ड शिक्षण होगा और क्रियात्मक जो गतिविधियां होंगी, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। केवल हो गया, फिर केवल हो गया, पारंपरिक तो वैसे भी गलत है। अगला देखिए, एनसीएफ 2023 में शिक्षकों की भूमिका को कैसे पुनर्परिभाषित किया गया है? तो शिक्षकों की भूमिका को पुनर्परिभाषित हमने थ्योरी सेक्शन में पढ़ा है और जिन्होंने भी हमारा चैनल ज्वाइन किया है थ्योरी सेक्शन के लिए वो लोग आसानी से सारे क्वेश्चन कर पा रहे होंगे अगर आपने ठीक से थोड़ा सा एक बार भी वीडियो देखा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिक्षकों की भूमिका की परिभाषा उसमें दी गई थी, हमने परिभाषा भी अलग से पढ़ी थी कि एक सहायक के रूप में होगा, मार्गदर्शक के रूप में होगा और छात्रों की सीखने की यात्रा को सुविधाजनक बनाने वाला शिक्षक होगा। अगला क्वेश्चन है, एनसीएफ 2023 के अनुसार स्टेम में देखिए आपका साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट्स एंड मैथमेटिक्स, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है आपको एग्जाम में। और शिक्षा के महत्व पर जोर क्यों दिया गया है? स्टेम को जोर क्यों दिया गया है कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट्स एंड मैथमेटिक्स के महत्व को ज़्यादा जोर क्यों दिया गया है? तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन, केवल विज्ञान गणित ऐसा नहीं है, केवल तकनीकी शिक्षा, केवल कला शिक्षा, बल्कि समग्र शिक्षा प्रदान करने के लिए सभी विषय जो अलग अलग विषय हैं उनको एकीकरण के माध्यम से। अगर देखिए एनसीएफ 2023 में शिक्षा में प्रौद्योगिकी के समावेशन का क्या महत्व है? शिक्षा में प्रौद्योगिकी के समावेशन का क्या महत्व है? ये तो आसान सा हो गया, शिक्षण और अधिगम को व्यक्तिगत और इंटरेक्टिव बनाने के लिए, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। एनसीएफ 2023 के अनुसार समावेशी शिक्षा का क्या तात्पर्य है? तो समावेशी शिक्षा हम कई बार पढ़ चुके हैं कि सभी को एक जैसी शिक्षा, सभी छात्र उसमें वंचित समूह के लिए समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, एनसीएफ 2023 में शिक्षार्थियों की सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा पर जोर क्यों दिया गया है? सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा पर क्यों जोर दिया गया है? तो ये क्यों किया गया है? केवल अकादमिक सफलता नहीं हो जाएगा, केवल परीक्षाएं, केवल फिर से है छात्रों के समग्र व्यक्तित्व विकास को बढ़ावा देने के लिए, केवल वाले ऑप्शन आपको एलिमिनेट कर देने हैं। एनसीएफ 2023 के अनुसार 21वीं सदी के कौशल 21st सेंचुरी स्किल में किन कौशलों को शामिल किया गया है? कौन से कौशलों को इसमें शामिल किया गया है? तो ये तो आसान हो गया, क्रिटिकल एनालिसिस, क्रिटिकल जो थॉट्स हैं, आलोचनात्मक सोच हो गया, समस्या समाधान हो गया, सहयोग और डिजिटल साक्षरता, तो इसको शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए,
एनसीएफ 2023 के अनुसार शिक्षा में सामाजिक और नैतिक मूल्यों के समावेशन का क्या महत्व है और इसे कैसे लागू किया जा सकता है, इसे किस तरह से लागू किया जा सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आप देख सकते हैं। तो केवल फिर से केवल वाले ऑप्शन आपको एलिमिनेट कर देना है। अनुशासनात्मक कार्रवाई गलत है। सह शैक्षणिक गतिविधियां होनी चाहिए और जीवन कौशल शिक्षा के माध्यम से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एनसीएफ 2023 में क्षेत्रीय और वैश्विक परिप्रेक्ष्य को शिक्षा में शामिल करने का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है छात्रों को एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करना और वैश्विक नागरिकता की भावना विकसित करना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर देखिए एनसीएफ 2023 के अनुसार सीखने के अनुभवों का एकीकरण कैसे किया जाता है, तो कैसे किया जा सकता है सीखने के अनुभवों का एकीकरण। तो इसको क्या, एक तो देखिए सैद्धांतिक पाठ्यक्रम पढ़ाकर नहीं हो सकता है, केवल रटने और याद करने का वैसे भी विरोध है। वास्तविक जीवन के अनुभवों और परियोजनाओं के माध्यम से अगर शिक्षण करवाया जाए तो सीखने के अनुभवों का एकीकरण किया जा सकता है। एनसीएफ 2023 के तहत विविधता और समावेशिता सिद्धांतों को विद्यालयी पाठ्यक्रम में कैसे शामिल किया जा सकता है, किस तरह से, क्योंकि जब आप विविधता और समावेशिता समझते हैं, हम थ्योरी सेक्शन में 4th यूनिट में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि समावेशी में क्या होता है कि अलग अलग पृष्ठभूमि के बच्चे, अलग अलग क्षमताओं वाले, अलग अलग आवश्यकताओं वाले, उन सब के लिए एक लचीली और संवेदनशील शिक्षण विधियां अपनाना ताकि सभी को एक साथ पढ़ाया जा सके। अगला क्वेश्चन है एनसीएफ 2023 में समग्र और संतुलित विकास के लिए किस प्रकार की शिक्षण विधियां अनुशंसित की गई हैं? तो इसके लिए फिर से केवल वाले ऑप्शन आप देख सकते हैं और आंसर हो जाएगा आपका शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक विकास के लिए विविध और संतुलित गतिविधियां। ऑप्शन नंबर बी। एनसीएफ 2023 के अनुसार स्वतंत्र चिंतन और अनुसंधान को प्रोत्साहित करने का क्या महत्व है और यह कैसे हासिल किया जा सकता है? तो ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं, केवल शिक्षक द्वारा निर्देशित गतिविधियां या छात्रों को स्वतंत्र परियोजनाएं और शोध कार्य करने के अवसर प्रदान करना। ये ज़्यादा सही है कि स्वतंत्र उन्हें प्रोजेक्ट पे और रिसर्च पे करने का अवसर दिया जाए। एनसीएफ 2023 में सतत व्यावसायिक विकास कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट का शिक्षकों के लिए क्या महत्व है? तो सतत व्यावसायिक विकास का क्या महत्व है? तो यहाँ पर देख सकते हैं, इससे क्या होगा, नवीनतम, नियमित रूप से नवीनतम शिक्षण पद्धतियों और तकनीकों के बारे में प्रशिक्षण और विकास हो पाएगा। एनसीएफ 2023 के संदर्भ में समुदाय और शिक्षा के बीच संबंध को मजबूत करने के लिए किन रणनीतियों का उपयोग किया जा सकता है? तो इसमें सीधी सी बात हो गई, सामुदायिक भागीदारी, माता पिता की भागीदारी और जो मानव स्थानीय संसाधन है उनके उपयोग को बढ़ावा देकर जो है हम क्या कर सकते हैं, समुदाय और शिक्षा के बीच संबंध को मजबूत बनाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है एनसीएफ 2023 के अनुसार बहुशाखीय शिक्षा यानी जो मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन है, इसका क्या महत्व है और इसे कैसे लागू किया जा सकता है? तो इसका जो महत्व होगा, ऑप्शन आप लोग फिर से देख सकते हैं, तो इसका क्या है कि मल्टी डिसिप्लिनरी, जहाँ पर अलग अलग विषयों का एकीकरण यानी विभिन्न विषयों के क्षेत्रों का एकीकरण होगा और पारस्परिक शिक्षा इससे दी जा सकती है। एनसीएफ 2023 में स्वास्थ्य और कल्याण को पाठ्यक्रम में शामिल करने का उद्देश्य क्या है? स्वास्थ्य और कल्याण क्यों? ताकि छात्रों का मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता रहे और स्वस्थ जीवन शैली की आदतें विकसित हो सके। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एनसीएफटीई, अब आ गया एनसीएफ जो टीचर एजुकेशन 2009 है, इसके अनुसार शिक्षकों की पेशेवर तैयारी में किस तत्व पर विशेष जोर दिया गया है? जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग होती है टीचरों की, उसके लिए किस तत्व पर जोर दिया गया है? तो ये दिया गया है शिक्षकों की रचनात्मकता और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए, क्रिएटिविटी और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए। एनसीएफटी 2009 के अनुसार शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों में फील्ड आधारित अनुभव, फील्ड बेस्ड एक्सपीरियंस का क्या महत्व है? तो फील्ड आधारित जो यानी आप भ्रमण कर रहे हैं, फील्ड आधारित भ्रमण, तो उससे क्या होगा, वास्तविक शैक्षिक वातावरण में शिक्षण अनुभव प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एनसीएफटी 2009 में समग्र विकास जो होलिस्टिक डेवलपमेंट है, हमने डिस्कस किया है थ्योरी सेक्शन में, ये
को शिक्षक शिक्षा का हिस्सा बनाने के लिए किन रणनीतियों की सिफारिश की गई है? तो इसके लिए जो सिफारिश की गई है आपकी सामाजिक, भावनात्मक और नैतिक विकास पर ध्यान देना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एनसीएफटी 2009 के अनुसार व्यावसायिक विकास जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट है के लिए शिक्षकों को किन अवसरों की आवश्यकता है? कौन से अवसरों की आवश्यकता है? तो ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं। सही आंसर आपका जो है वो सतत व्यावसायिक विकास के लिए नियमित कार्यशालाएं और प्रशिक्षण कार्यक्रम है। अगला क्वेश्चन देखिए, एनसीएफटी 2009 में शिक्षक शिक्षा के लिए भौतिक, नैतिक और एथिकल एंड प्रोफेशनल कंडक्ट यानी नैतिक और पेशेवर आचरण का क्या महत्व है? केवल सैद्धांतिक ज्ञान इससे नहीं होगा, केवल शैक्षणिक गतिविधियां भी नहीं, केवल पाठ्यक्रम पर ध्यान देना नहीं होगा इससे, बल्कि क्या होगा, इससे नैतिक और पेशेवर मानकों को बनाए रखना और छात्रों के प्रति जिम्मेदारी समझना। एनसीएफटी 2009 के अनुसार शिक्षक शिक्षा में समावेशिता, इंक्लूसिविटी को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है? जो समावेशिता है इसको केवल सामान्य छात्रों पर ध्यान देना नहीं, बल्कि क्या, जो विशेष आवश्यकताओं वाले छात्रों को उसमें शामिल करना, ताकि समावेशी शिक्षा का मतलब क्या है, सभी छात्रों को शिक्षा दी जा सके और उनकी आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण विधियां अपनाना। अगला क्वेश्चन है, एनसीएफटी 2009 में शिक्षक शिक्षा के लिए समाज और सामुदायिक जुड़ाव का क्या महत्व है? समाज और सामुदायिक जुड़ाव का महत्व है समाज और समुदाय के साथ जुड़कर शिक्षा के सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ को समझना। अगला क्वेश्चन है, एनसीएफटी 2009 के अनुसार एकीकृत और अंतः विषय दृष्टिकोण, इंटीग्रेटेड एंड इंटरडिसिप्लिनरी जो अप्रोच है को शिक्षक शिक्षा में शामिल करने के लाभ क्या हैं? तो लाभ पूछे ना पूछे, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि क्या इसमें एकीकृत और अंतः विषय दृष्टिकोण शामिल है या नहीं। तो लाभ क्या है इसका? इससे क्या होगा, जो अलग अलग विषय हैं उनके बीच में संबंध स्थापित होंगे और इससे समग्र जो कॉम्प्रिहेंसिव थिंकिंग है या अंडरस्टैंडिंग है और उससे आपके शिक्षण में भी सुधार होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिए, एनसीएफटी 2009 के अनुसार प्रशिक्षण और मूल्यांकन में किस प्रकार की विधियों का उपयोग किया जाना चाहिए? तो प्रशिक्षण और मूल्यांकन में बहुआयामी मूल्यांकन विधियां जैसे कि फॉर्मेटिव और समेटिव मूल्यांकन, यानी आपका रचनात्मक और समेटिव जो सत्र के अंत में होता है, पोर्टफोलियो और प्रोजेक्ट कार्य का प्रयोग, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एनसीएफटी 2009 में शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन कैसे किया जाना चाहिए? तो केवल डिजिटल उपकरणों का उपयोग नहीं, और भी चीजें हैं, केवल ऑनलाइन परीक्षाओं नहीं, केवल कक्षा में प्रस्तुतियां देना नहीं, बल्कि ये सब एक साथ अगर हो, शिक्षण अधिगम को सुदृढ़ करने के लिए आईसीटी और अन्य डिजिटल संसाधनों का उपयोग होना चाहिए। तो इसमें परीक्षाएं भी आ जाएंगी, डिजिटल उपकरण भी आ जाएंगे, कक्षा में जो डिजिटल शिक्षण है वो भी आ जाएगा, तो सभी चीजें उसमें जानी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की पहली रूपरेखा जो एनसीएफ किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? और मैंने नोट करके आप लोगों को बताया था एक पॉइंट कि कब कब ये प्रकाशित हुई है और कब कब ये संशोधित हुई है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, 1975 में पहली बार एक तरह से पहली रूपरेखा प्रकाशित हुई थी। तो अगेन इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है सारे के सारे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा जो एनसीएफ 2005 है, इसे किस महीने में अपनाया गया था? तो ये भी हमने थ्योरी सेक्शन में डिस्कस किया था इसकी डेट, तो ये जुलाई में अपनाया गया था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 को अपनाने से पहले पिछली एनसीएफ किस वर्ष में अपनाई गई थी? तो इससे 2005 एनसीएफ से पहले किस वर्ष जो है इससे पहले की एनसीएफ अपनाई गई थी? तो ये तो आसान सा क्वेश्चन हो गया। सही आंसर आप, अगर आपको ध्यान होगा, मैंने 4-5 डेट्स बताई थी, ईयर्स बताए थे कि तब तब इसमें संशोधन हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। आप बताइए कब कब जो है जो एनसीएफ जो है, जैसे 2005 है, एनसीएफ कब कब प्रकाशित हुआ है और कब कब उसमें अब तक संशोधन कितनी बार हो चुके हैं, वो आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। एनसीएफ 2005 की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या समिति का गठन किस वर्ष में किया गया? तो जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या समिति है, पहले इसका गठन किया गया था और देन आपका जो रूपरेखा है वो प्रकाशित की गई थी। तो ये समिति का गठन जो है ये आपका 2004 में हो गया था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा में संशोधन करने का निर्णय किस वर्ष तक पूरा करने का लक्ष्य है? तो एनसीएफ 2023 प्रकाशित किया गया है इसी के संदर्भ में, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ये कुल मिलाकर हमने 53 एमसीक्यू डिस्कस किए हैं और ये आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आता है तो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें, खासकर ऐसे दोस्तों को जो महंगी कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो हमारा थ्योरी सेक्शन ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो के नीचे ज्वाइन का बटन मिलेगा, आप ज्वाइन बटन पे क्लिक कीजिएगा तो आपके पास ज्वाइन करने के ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे। तो थैंक्स अलॉट फॉर लिसनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट किसी ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद। है संशोधित शिक्षा नीति 1992 इस प्रमुख नीति का संशोधन है। तो ये संशोधित शिक्षा नीति जो है ये तो आसान सा हो गया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का ये संशोधन था और सारी की सारी नीतियां जो हैं, सभी नीतियां हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं थ्योरी सेक्शन में। जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है चैनल, उनके पास अभी भी मौका है, क्योंकि टाइम है, आप लोग कोर्स कवर कर सकते हैं। तो आप लोग आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के नीचे आपको ज्वाइन बटन मिल जाएगा और उसमें आपको केवल अपना ईमेल आईडी और अपना पासवर्ड डालना होता है। बाकी हमसे किसी भी तरह का कोई संबंध उससे नहीं होता है। बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि पेमेंट नहीं हो पा रही है, तो उसका हमसे कोई रिलेशन नहीं होता है। वो यूट्यूब की पॉलिसी है और आपको अपना ईमेल आईडी अगर सही डालते हैं, पासवर्ड सही डालते हैं, तो आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, संशोधित शिक्षा नीति 1992 में किस आयु वर्ग के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया? तो कौन से आयु वर्ग के बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा पर जोर दिया गया? तो ये था 6 से 14 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संशोधित शिक्षा नीति 1992 में ने किस योजना के माध्यम से माध्यमिक शिक्षा को बढ़ावा देने का प्रस्ताव किया? तो कौन सी योजना के माध्यम से इन्होंने माध्यमिक शिक्षा को बढ़ावा देने का प्रस्ताव दिया था? तो सही उत्तर इनमें से है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। आप सारे ऑप्शन देख के अपने काउंट करते चलिए कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, संशोधित शिक्षा नीति 1992 के तहत किस विषय को प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल करने पर जोर दिया गया? कौन से विषय को पाठ्यक्रम में शामिल करने पर जोर दिया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं, कंप्यूटर शिक्षा, नैतिक शिक्षा, शारीरिक शिक्षा या पर्यावरण शिक्षा। तो इन्होंने जो जोर दिया था वो पर्यावरण शिक्षा पर दिया था। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, संशोधित शिक्षा नीति 1992 के अनुसार किस पहलू को सुदृढ़ करने के लिए शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान दिया गया? कौन से पहलू को सुदृढ़ करने के लिए शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान दिया गया है? तो ऑप्शन देख सकते हैं, शिक्षक की सामाजिक स्थिति, ये तो नहीं होगा। शिक्षक का वेतन, शिक्षक का पेशेवर विकास, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, संशोधित शिक्षा नीति 1992 में किस उद्देश्य के लिए गैर सरकारी संगठनों एनजीओज की भूमिका को महत्वपूर्ण माना गया है? तो एनजीओज की भूमिका जो है इसके लिए महत्वपूर्ण माना गया है। कौन से उद्देश्य के लिए? निजीकरण के लिए या नवाचार के लिए, व्यावसायिक शिक्षा के लिए या फिर महिला शिक्षा के लिए? तो सही उत्तर हो जाएगा इनोवेशन के लिए, शिक्षा में नवाचार के लिए। ऑप्शन नंबर बी। संशोधित शिक्षा नीति 1992 में किस क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने की सिफारिश की? अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने की सिफारिश की गई है तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। संशोधित शिक्षा नीति 1992 के तहत छात्रों के समग्र विकास के लिए किस गतिविधि को अनिवार्य करने की सिफारिश की गई है? तो कौन सी गतिविधि? खेल और शारीरिक गतिविधियों को भी अनिवार्य किया गया, सृजनात्मक, कला और संगीत भी, और सामाजिक सेवा और सामुदायिक विकास भी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, संशोधित शिक्षा नीति 1992 के अनुसार साक्षरता अभियान को किस नाम से चलाया गया? जो साक्षरता अभियान है उसे किस नाम से चलाया गया? तो ऑप्शन देख सकते हैं आप, और इनमें से जो सही उत्तर है वह आपका राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। संशोधित शिक्षा नीति 1992 के तहत किस समूह की शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया? कौन से समूह की शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया है 1992 के अकॉर्डिंग? तो अल्पसंख्यक समूह, महिलाएं और बालिकाएं, अनुसूचित जाति और जनजाति, इन सभी की शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, संशोधित शिक्षा नीति 1992 के अनुसार इस विशेष आयोग की सिफारिशों को शामिल किया गया था? कौन सा विशेष आयोग था जिसकी सिफारिशों को इसमें शामिल किया गया था? ऑप्शन देख सकते हैं, कोठारी आयोग, मुदालियार आयोग, राममूर्ति समिति या राधा कृष्णन आयोग। तो ये सारे आयोग हम पढ़ चुके हैं, ये तो बहुत पुराने हो गए 1992 में। सही उत्तर हो जाएगा राममूर्ति समिति। ऑप्शन नंबर सी।
संशोधित शिक्षा नीति 1992 ने उच्च शिक्षा में गुणवत्ता सुधार के लिए किस तंत्र की स्थापना की सिफारिश की? कौन से तंत्र की स्थापना की सिफारिश की गई थी? तो ये की गई थी, ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पर, सही उत्तर है आपका राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद, नैक जो है इसकी सिफारिश की गई थी, जो उच्च शिक्षा के गुणवत्ता की सुधार की जांच भी करता है। अगला क्वेश्चन है, संशोधित शिक्षा नीति 1992 ने प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने के लिए किस विशेष कार्यक्रम की शुरुआत की थी? तो कौन सा विशेष कार्यक्रम जो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था 1992 के तहत जो शुरू हुआ? तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड तो 86 के शुरू हो गया था, सर्व शिक्षा अभियान भी, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम या राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। तो इनमें से जो सही उत्तर है वो है आपका जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन है, संशोधित शिक्षा नीति 1992 के तहत शिक्षा के किस स्तर पर नए शैक्षणिक ढांचे को लागू करने की सिफारिश की गई थी? तो नए शैक्षणिक ढांचे को लागू करने की सिफारिश किस स्तर पर की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये माध्यमिक शिक्षा में की गई थी, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, संशोधित शिक्षा नीति 1992 ने महिला साक्षरता बढ़ाने के लिए किस योजना की शुरुआत की? तो महिला साक्षरता बढ़ाने के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की थी? सही उत्तर आपका हो जाएगा महिला समाख्या कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, संशोधित शिक्षा नीति 1992 के अनुसार विकलांग बच्चों की शिक्षा के लिए किस कार्यक्रम को मजबूत करने पर जोर दिया गया? तो ऑप्शन देख सकते हैं, समावेशी शिक्षा कार्यक्रम, विकलांग बच्चों के लिए सर्व शिक्षा, विकलांग व्यक्तियों के लिए शिक्षा योजना या दिव्यांग शिक्षा मिशन। ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं, सही आंसर इसका जो है विकलांग व्यक्तियों के लिए शिक्षा योजना है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, संशोधित शिक्षा नीति 1992 ने क्षेत्रीय भाषाओं में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस पहल की सिफारिश की थी? तो कौन सी पहल थी? राज्य भाषा परिषद, क्षेत्रीय भाषा शिक्षा योजना, क्षेत्रीय भाषा साक्षरता कार्यक्रम या भारतीय भाषा संस्थान। सही उत्तर इसका है भारतीय भाषा संस्थान, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, संशोधित शिक्षा नीति 1992 में किस प्रकार की शिक्षा को वास्तविक और रोजगार उन्मुख बनाने पर जोर दिया गया? किस प्रकार की शिक्षा को वास्तविक और रोजगार उन्मुख बनाने पर जोर दिया गया? सही उत्तर हो जाएगा इसका व्यावसायिक शिक्षा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, संशोधित शिक्षा नीति 1992 के तहत अनुसूचित जाति और जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई? किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी? तो यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं, सामाजिक समावेश शिक्षा कार्यक्रम, अनुसूचित जाति जनजाति शिक्षा प्रोत्साहन योजना, विशेष शिक्षा प्रोत्साहन योजना या बुनियादी शिक्षा योजना। सही उत्तर हो जाएगा इसमें अनुसूचित जाति जनजाति शिक्षा प्रोत्साहन योजना, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, संशोधित शिक्षा नीति 1992 ने कंप्यूटर शिक्षा को किस स्तर पर अनिवार्य बनाने की सिफारिश की थी? तो 1992 के अकॉर्डिंग जो कंप्यूटर शिक्षा है इसको अनिवार्य बनाने की सिफारिश की गई थी प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक या फिर विश्वविद्यालय स्तर। तो इसका जो सही उत्तर है वो है उच्च माध्यमिक स्तर पर, ऑप्शन नंबर सी इसका माध्यमिक स्तर पर किया गया था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी माध्यमिक स्तर। अगला क्वेश्चन है, एनईपी 2020, अब एनईपी 2020 के क्वेश्चन मिलेंगे आपको सारे के सारे। तो का लक्ष्य किस वर्ष तक उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो है इसको 50% तक पहुंचाने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया है? तो ये क्वेश्चन पूछा भी गया है एग्जाम्स में और सही उत्तर इसका है 2035 तक का लक्ष्य रखा गया है कि जो जीईआर है इसको 50% तक बढ़ाना है। अगला क्वेश्चन है, एनईपी 2020 के अनुसार विद्यालय शिक्षा की नई संरचना क्या है? तो ये क्वेश्चन हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, 5+3+3+4 हो गया। अगला देखिए, एनईपी 2020 के तहत कोडिंग किस कक्षा में पढ़ाई जाएगी? तो कोडिंग के लिए किस कक्षा की बात की गई है एनईपी 2020 में? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है, ये कोडिंग के बारे में बात की गई है। सही उत्तर इसका हो जाएगा आपका कक्षा 6 में किया गया है बात की कोडिंग पढ़ाई जाएगी। देखिए, एनईपी 2020 के अनुसार कम से कम कक्षा 5 तक शिक्षा का माध्यम क्या होगा? कम से कम कक्षा 5 तक जो है शिक्षा का माध्यम क्या होगा? तो ऑप्शन देख सकते हैं, तो ये कहा गया है कि जो मातृभाषा या फिर क्षेत्रीय भाषा जो होगी वो एक तरह से शिक्षा का माध्यम होगा। अगला क्वेश्चन है, एनईपी 2020 के तहत कौन सा नया मूल्यांकन निकाय स्थापित किया जाएगा? कौन सा नया मूल्यांकन निकाय स्थापित किया जाएगा? तो ऑप्शन देख सकते हैं और सही उत्तर है, ये हमने पढ़ा भी है क्वेश्चन, परख स्थापित किया गया, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
देखिए एनईपी 2020 का कौन सा क्षेत्र फोकस नहीं है, किस क्षेत्र पर फोकस नहीं है एनईपी 2020 का। तो ऑप्शन आप लोग फिर से देख सकते हैं। सही उत्तर है इसका कौन सा फोकस नहीं है। लैंगिक समावेश भी है, व्यावसायिक प्रशिक्षण भी है, डिजिटल शिक्षा भी है, केवल विज्ञान शिक्षा नहीं है। तो केवल विज्ञान शिक्षा नहीं है बल्कि विज्ञान शिक्षा के साथ साथ ये सभी हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका गलत है हो जाएगा। अगला देखिए एनईपी 2020 के अनुसार बहुविषयी स्नातक डिग्री कितने वर्षों की होगी। जो बहुविषयी स्नातक डिग्री होगी वो कितने ईयर्स की होगी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ये होगा 4 ईयर्स की, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है एनईपी 2020 का लक्ष्य युवा और वयस्क साक्षरता का क्या प्रतिशत है। यानी जो लक्ष्य है युवा और वयस्क साक्षरता कितना प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है एनईपी 2020 के अनुसार। तो इसका तो आसान सा उत्तर है 100% लक्ष्य रखा गया है, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। एनईपी 2020 के तहत निम्नलिखित में से कौन सी पहल नहीं है। कौन सी पहल जो है एनईपी 2020 के तहत नहीं है। ऑप्शन देख सकते हैं। एमफिल कार्यक्रमों की शुरुआत, बहुविषयी शिक्षा और अनुसंधान, विश्वविद्यालयों की स्थापना, राष्ट्रीय मेंटरिंग मिशन या राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच। कौन सी पहल जो है एनईपी 2020 की नहीं है। तो सही उत्तर हो जाएगा एमफिल कार्यक्रमों की शुरुआत जो है इसकी पहल नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए एनईपी 2020 के अनुसार 2030 तक शिक्षण के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता क्या होनी चाहिए। यानी टीचिंग के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता क्या बताई गई है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका। इसमें यह कहा गया है कि 2030 तक जो है शिक्षा में डिप्लोमा नहीं 4 वर्षीय एकीकृत बीएड होना चाहिए। इसके बाद जो इंटीग्रेटेड बीएड है वो कंपलसरी हो जाएगा और 2030 तक के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता इंटीग्रेटेड कोर्स रखा जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है एनईपी 2020 के तहत उच्च शिक्षा के लिए स्थापित की जाने वाली नई नियामक संस्था कौन सी होगी। तो उच्च शिक्षा के लिए जिसने यूजीसी को रिप्लेस किया, ये हमने डिस्कस किया था, पढ़ा था हमने ये आयोग HECI। इसकी फुल फॉर्म बताइए क्योंकि हम लोग ये पढ़ चुके हैं और डिटेल में हमने पढ़ा था थ्योरी क्लासेस में। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया। और थ्योरी क्लास आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं और खासकर ऐसे लोग जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं ऐसे लोग जरूर जुड़े, आपको काफी बेनिफिट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए एनईपी 2020 के तहत बोर्ड परीक्षाओं का पुनर्गठन किस प्रकार किया जाएगा। तो बोर्ड परीक्षाओं के पुनर्गठन के लिए ये कहा गया है एनईपी 2020 में कि जो बोर्ड परीक्षाएं होंगी उनमें एक साल में 2 बार जो है वो एग्जाम्स करवाए जाएंगे। तो सही उत्तर हो जाएगा वर्ष में 2 बार परीक्षाएं, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए एनईपी 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में समग्र विकास के लिए किस योजना की शुरुआत की जाएगी। उच्च शिक्षा में समग्र विकास के लिए जो योजना बताई गई थी वो थी राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। एनईपी 2020 के अनुसार स्कूलों में कितने वर्षों की आयु तक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा प्रदान की जाएगी। तो मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा प्रदान की जाएगी कितने वर्ष की उम्र तक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कक्षा 5 तक जो है कितने वर्षों की आयु तक, कक्षा 5 तक का जो बच्चा होगा उसको क्षेत्रीय भाषा या मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी। एनईपी 2020 के अंतर्गत डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए कौन सा नया मंच स्थापित किया जाएगा। तो डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए कौन सा नया मंच जो डिजिटल चीजों से रिलेटेड होगा। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन देख सकते हैं। डिजिटल इंडिया योजना नहीं है, राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच ये है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है इसका। नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम ये इसका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए। इसका फुल फॉर्म भी ध्यान रखिए। एनईपी 2020 के अनुसार ग्रेडेड स्वायत्तता का क्या अर्थ है। ग्रेडेड स्वायत्तता ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगेन। तो ऑप्शन देख सकते हैं। सभी शिक्षण संस्थाओं को समान अधिकार, शिक्षण संस्थाओं को क्रमबद्ध स्वायत्तता, केवल निजी संस्थानों को स्वायत्तता या केवल केंद्रीय विश्वविद्यालयों को स्वायत्तता। सही आंसर इसका है शिक्षण संस्थानों को क्रमबद्ध स्वायत्तता, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है एनईपी 2020 में फ्लेक्सिबल पाठ्यक्रम का क्या महत्व है। देखिए फ्लेक्सिबल पाठ्यक्रम का महत्व है इसमें छात्र अपनी पढ़ाई की अवधि स्वयं चुन सकते हैं, छात्र विभिन्न विषयों को संयोजित कर सकते हैं और छात्र ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में पढ़ाई कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। ये सभी जो हैं आपके फ्लेक्सिबल पाठ्यक्रम से रिलेटेड हैं। एनईपी 2020 के तहत किस स्तर पर विद्यालयी शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा को शामिल किया जाएगा। तो विद्यालयी शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा को शामिल करने की बात की गई है। उच्च प्राथमिक स्तर यानी कक्षा 6 में एक तरह से व्यावसायिक शिक्षा को भी शामिल कर लिया जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है एनईपी 2020 के अनुसार शिक्षक शिक्षा के लिए प्रस्तावित न्यूनतम योग्यता क्या होगी। तो न्यूनतम योग्यता शिक्षक शिक्षा के लिए, जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं, 4 वर्षीय एकीकृत बीएड न्यूनतम योग्यता होगी आने वाले समय में। अगला क्वेश्चन है एनईपी 2020 के अनुसार छात्रों के संपूर्ण विकास के लिए कौन से रिपोर्ट कार्ड का प्रयोग किया जाएगा। तो ये रिपोर्ट कार्ड जो है ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि कौन सा रिपोर्ट कार्ड। तो ये रिपोर्ट कार्ड है होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड, जो बच्चे के सभी पक्षों की को चेक करेगा, सभी पक्षों के मूल्यांकन के आधार पर होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है एनईपी 2020 के तहत राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा को कितनी बार संशोधित किया जाएगा। तो एनईपी 2020 के तहत जो एनसीएफ है, नेशनल करिकुलम ऑफ फ्रेमवर्क, हमने डिस्कस किया है हाल ही में, उनसे रिलेटेड भी एमसीक्यू आपको मिलेंगे। तो एनसीएफ को कितनी बार संशोधित किया जाएगा। तो इसमें ये कहा गया है कि एनसीएफ को हर 10 साल में संशोधित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। एनईपी 2020 के अनुसार कितने प्रतिशत छात्रों को 2030 तक व्यावसायिक शिक्षा में नामांकित करने का लक्ष्य है। व्यावसायिक शिक्षा में नामांकित करने का लक्ष्य रखा गया है आपका 50%। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। 50% छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा में 2030 तक नामांकित करने का लक्ष्य रखा गया है। एनईपी 2020 के अनुसार बाल वाटिका, जो कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन होता है, के लिए कौन सी नीति लागू की जाएगी। तो ये तो उसी में शामिल है आपका 5+3+3+4 में, तो यही नीति है। ऑप्शन नंबर डी स्ट्रक्चर पूछा गया है। एनईपी 2020 के तहत कौन सी नई डिग्री प्राप्त की जाएगी, कौन सी नई डिग्री समाप्त की जाएगी, सॉरी, कौन सी नई डिग्री जो है कौन सी डिग्री इनमें से है जिसको समाप्त किया जाएगा एनईपी 2020 के अनुसार। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा एमफिल जो है ये डिग्री समाप्त की जाएगी। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है एनईपी 2020 में कौन सा प्रमुख केंद्र स्थापित किया जाएगा जो ऑनलाइन लर्निंग के लिए तकनीकी ढांचा प्रदान करेगा। तो इनमें से स्वयं दीक्षा तो हम लोग पढ़ चुके हैं, तो इनमें से जो तकनीकी ढांचा प्रदान करने वाला एक तरह से केंद्र है वो आपका हो जाएगा एनईटीएफ। एनईटीएफ जो है नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम, ये स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है एनईपी 2020 के अनुसार छात्रों के लिए कक्षा 6 से किस प्रकार की परियोजनाओं को अनिवार्य किया जाएगा। किस तरह की परियोजनाओं को अनिवार्य किया जाएगा कक्षा 6 से। सही उत्तर हो जाएगा, जैसे कि कहा कि व्यावसायिक परियोजनाएं, व्यावसायिक शिक्षा जो है उच्च प्राथमिक स्तर पर कक्षा 6 से शामिल कर ली जाएंगी। अगला क्वेश्चन है एनईपी 2020 के तहत शिक्षक प्रशिक्षण में किस प्रकार की अवधि को अनिवार्य किया जाएगा। तो शिक्षक प्रशिक्षण में जो अनिवार्य किया जाएगा हम डिस्कस कर चुके हैं, 4 साल का एकीकृत बीएड कोर्स। एनईपी 2020 में कितने वर्षों की अवधि के भीतर उच्च शिक्षा संस्थानों को मल्टी डिसिप्लिनरी बनने का निर्देश दिया गया है। मल्टी डिसिप्लिनरी मतलब जो जिनके पास बहुत सारे सब्जेक्ट में एजुकेशन प्रोवाइड करने के ऑप्शन हों, कि जैसे कि नई शिक्षा नीति में कहा गया है कि अलग अलग सब्जेक्ट रखेंगे स्टूडेंट, तो उसके लिए मल्टी डिसिप्लिनरी बनने के लिए रखा गया है कि अगले 10 वर्षों के अंतर्गत सभी जो उच्च शिक्षण संस्थान है उन्हें मल्टी डिसिप्लिनरी बनना होगा। अगला क्वेश्चन है एनईपी 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा के सभी छात्रों को किस प्रकार के कोर्स पूरे करने होंगे। तो उच्च शिक्षा के सभी छात्रों को किस तरह के कोर्स पूरे करने होंगे। तो इसमें यह कहा गया है कि कम से कम एक व्यावसायिक शिक्षा कोर्स पूरा करना होगा। ऑप्शन नंबर सी। एनईपी 2020 के तहत शिक्षक छात्र अनुपात का लक्ष्य क्या है। तो एनईपी 2020 के तहत जो है 1:25 1:25 जो है ये शिक्षक छात्र अनुपात का लक्ष्य रखा गया है। इससे पहले ये 1:30 था, 1:30 था, ये हमने